तो यार हमने बचपन में बहुत सारे थ्योरीज पढ़े हैं। लाइक नोबिता आलसी होने का नाटक कर रहा है, एक्चुअली में वो डोरेमोन एनिमे का सबसे स्मार्ट कैरेक्टर है। शिनचैन के ऊपर ही क्यों इतने सारे डार्क एपिसोड्स आते हैं और उसमें भी हर बार कजामा क्यों फंसता है। साथ में यार हम बेंटेन को कैसे भूल सकते हैं, चाहे वो एलियन एक्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन होने की मिथ हो या फिर इल्यूजन थ्योरी, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे सीजन 3 के बाद से बेन बस सारी चीजें अपने सपनों में देख रहा है। और इससे भी क्रेजी थ्योरी तो ये है कि बेन की गाड़ी का एक्चुअली में एक्सीडेंट हो गया है और ये सभी चीजें एक्चुअली में बेन का बस एक ड्रीम्स है जिसे वो जीना चाहता था। तो यार अपने अपने बचपन में कार्टून तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इन कार्टून के पीछे ऐसे डार्क थ्योरीज भी छिपी होती हैं जिन्हें जानकर तुम्हारा होश ही उड़ जाएगा। तो चलो जल्दी से अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लो, क्योंकि इन डार्क थ्योरीज को जानने में बहुत मजा आने वाला है। तो यार बचपन में ही तुम लोगों ने कई बार सोचा होगा कि आखिरकार नोबिता डोरेमोन मिलने के बावजूद भी इतना बेवकूफ कैसे है। लाइक हर बार जीरो लाता है। भाई मैं चाहे गाना भी पेपर में लिख कर आ जाऊं, कम से कम 6-7 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, फिर नोबिता को जीरो कैसे मिलता है। और अगर नोबिता के अलावा डोरेमोन और किसी के पास भी होता तो वो डोरेमोन की गैजेट्स का कितना सही तरीके से यूज करता। जैसे एनीवेयर डोर से सीधा स्कूल चला जाता, नो सर की बक और झकझक। भाई डेकी सुगी की तो बात ही रहने दो, सुनियो को ही तुम देख सकते हो, वो कितनी स्मार्टली से डोरेमोन को लालच देकर उसके गैजेट्स को यूज करता है। अब ये सब क्वेश्चंस बचपन के दिनों से ही हमेशा मेरे दिमाग में घूमते रहते थे, लेकिन जब मैंने इसके बारे में ध्यान से सोचा और कई एपिसोड्स एंड मूवीज की सारी स्टोरीज याद की और साथ में जब जापान के कुछ थ्योरीज को भी पढ़ा तो गौर किया कि नोबिता एक्चुअली में कोई बेवकूफ नहीं बल्कि डोरेमोन एनिमे का सबसे साना या बुलू स्मार्ट कैरेक्टर है। वो तो बस लल्लू होने की एक्टिंग कर रहा है। हाँ जानता हूँ काफी शॉकिंग है, बट लेट मी एक्सप्लेन। तो जरा एक बात बताओ कि डोरेमोन नोबिता के पास क्यों आया है? क्योंकि वो लेजी बेवकूफ और पढ़ाई में निठल्ला है। डोरेमोन उसके पास आया था कि उससे वो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग बना सके। अब सोचो जब एक्चुअली में नोबिता इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग बन जाएगा तो क्या होगा? भाई वही होगा जो डोरेमोन स्टैंड बाय मी मूवी में हुआ था। डोरेमोन उसे छोड़कर अपने 22nd सेंचुरी में वापस लौट जाएगा। अब अगर तुमने थोड़ा भी डोरेमोन देखा है तो तुम्हें पता होगा कि डोरेमोन की पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा इमोशनल कैरेक्टर हमारा प्यारा नोबिता ही है। उसे अगर दो ऑप्शन मिले कि हमेशा जीरो लाते रहो वरना डोरेमोन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तो वो हमेशा जीरो लाने के लिए रेडी होगा। इसलिए जब तक डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स की लिटरली जान तक बात नहीं आती है, नोबिता अपने रियल इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंस एंड पावर्स को किसी को नहीं दिखाता। और यही हमें बार बार मूवीज में देखने के लिए मिलता है। हर बार मूवीज में जब सब हार रहे होते हैं तब नोबिता अचानक से जिगा चैट का जीजा बनकर सारे विलन्स के नाक में दम कर देता है। अब तुम ही बताओ कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल कि एक 0 नंबर लाने वाला बच्चा गैलेक्सी के सबसे खतरनाक विलन्स के लिए खलनायक बन जाता है। वेल तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मेरी ही तरह क्या तुम इस थ्योरी को मानते हो या फिर नहीं, या फिर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो कि हमने मिस कर दिया। तो अब बात करते हैं शिनचैन की। यूं तो हमने बचपन में उसको कॉमेडी की वजह से देखना शुरू किया था, लेकिन अब आपने भी गौर किया होगा कि शिनचैन की बीते कुछ सालों में शिनचैन के काफी ज्यादा डार्क हॉरर एपिसोड्स आने लगे हैं। और सिर्फ हॉरर एपिसोड्स ही नहीं, इन कुछ सालों में शिनचैन के हॉरर स्पेशल मूवीज भी आए हैं, जैसे 2021 की स्कूल मिस्ट्री द फ्लावर्स ऑफ टिनकासो एकेडमी, जिसमें एक बोर्डिंग स्कूल में एक मिस्टीरियस बाइटिंग घोस्ट की वजह से बच्चे अजीब बिहेव करने लगते हैं। इसमें वैम्पायर्स और घोस्ट का एक डार्क एटमॉस्फेयर बनाया गया है। वहीं लेटेस्ट मूवी के लिए इन दिनों सुपर स्ट्रेंज माय योकाई मॉन्स्टर वेकेशन शेड्यूल्ड है, जो जापान में 31 जुलाई 2026 को रिलीज होगी, जिसके अंदर हमें हैरी के बचपन के गांव और उनके हॉरर चीजें, जैसे हमारे गांव में भूत पिशाच चुड़ैल होते हैं वैसे ही जापान में योकाइज होते हैं, और इस मूवी में उन्हीं के स्टोरीज दिखाया जाएगा। पर यारो इन्हीं सब सिचुएशन से एक बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर धीरे धीरे जैसे शिनचैन पुराना होता गया वो उतना ही डार्क और हॉरर कैसे बनता गया। हाँ जानता हूँ 2009 में शिनचैन के क्रिएटर की एक मिस्टीरियस डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी इसे वही पुराने कॉमेडी और थोड़े एडल्ट जोक्स के साथ चलाया जा सकता था। ये इतना ज्यादा हॉरर शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी? तो यार एक्चुअली में जब शिनचैन 1990s में लॉन्च हुआ था तो उसमें नेक्स्ट 5 सालों में कुछ भी डार्क नहीं था, लेकिन तुमने भी कई आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि शिनचैन के क्रिएटर 2000 से 2008 तक काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड और परेशान रहा करते थे, और ये वही टाइम था जब शिनचैन के हॉरर एपिसोड्स भी आना स्टार्ट हुए थे। चाहे वो 1997 में अनसीन चाइल्ड का एपिसोड हो जिसमें शिनचैन के ग्रुप में एक एक्स्ट्रा बच्चा आ जाता है, या फिर 2000s तक वो फ्रेंच डॉल
डॉल जो हैरी को डस्टबिन से मिली थी, या 2002 का वो शिनचैन मिरर वर्ल्ड वाला एपिसोड जिसमें मिरर डायमेंशन से एक डार्क शिनचैन आ जाता है। सभी में शिनचैन की हॉरर और डार्कनेस लेवल बढ़ती ही गई। और उसमें भी अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मोस्टली इन हॉरर एपिसोड्स के सेंटर में मेन कैरेक्टर शिनचैन से कहीं ज्यादा कजामा को दिखाया जाता है, वो भी प्रिंसिपल सर के साथ में, चाहे वो हॉरर एलिवेटर वाला एपिसोड हो या फिर स्कूल वाला। अब जब मैंने इसी पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे इंडिया में इसके बारे में तो कुछ खास नहीं पता चला, लेकिन जब कुछ जापानीज आर्टिकल्स को पढ़ा तो कुछ थ्योरीज ने लिटरली मेरे दिमाग की बेल बजाना शुरू कर दिया। एक्चुअली में इन थ्योरीज में कजामा का जिक्र काफी हुआ है। कई कहते हैं कि ये शिनचैन स्क्वाड का सबसे करियर ओरिएंटेड और सीरियस बंदा है, इसलिए जरा सा भी गड़बड़ होने पर इसके मन के डर किसी हॉरर एपिसोड की शक्ल ले लेते हैं। डिस्कशन में कई लोग ये भी कह रहे थे कि इन सब के बारे में प्रिंसिपल सर को भी पता है और वो कजामा के साथ शिनचैन के बाकी मेंबर्स का भी डर दूर करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें एक से एक डरावनी कहानियां सुनाते हैं और उनका हिस्सा भी बनते हैं ताकि बच्चे उन ख्यालों से यूज्ड टू हो जाएं और धीरे धीरे उनका डर खत्म हो जाए। भाई अगर ये सच है तो मैं तो कजामा के डॉल मोपे की डार्क वर्जन एपिसोड का वेट कर रहा हूँ। भाई उसमें कजामा का क्या ही हाल होगा, क्योंकि नैनी वाले हॉरर रैबिट एपिसोड आज भी शिनचैन के फैंस का फेवरेट बना। तो अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम बात करते हैं बेन 10 की। भाई बचपन में अगर मिस्टर इंडिया की घड़ी के बाद अगर किसी घड़ी ने मेरे 12 बजे चेहरे पर चमक लाई थी तो वो बेन 10 की वॉच थी। ये घड़ी अपने अंदर ना जाने कितने राज छुपा कर बैठी हुई है। लाइक अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा फेवरेट एलियन कौन सा है, वैसे कमेंट्स में भी बता सकते हो कि तुम्हारा फेवरेट एलियन कौन सा है, बट इसमें भी मोस्टली सभी का आंसर एलियन एक्स होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा पावरफुल एलियन है। लेकिन यार वो एक्चुअली ऐसा नहीं है। बेन 10 एलियन फोर्स के एपिसोड में नेल्जियंस का जिक्र हुआ था। उन्होंने बताया था कि वो 26 डायमेंशन को समझते हैं। सेलेस्टियल सेपियंस लाइक एलियन एक्स उनको सिर्फ कुछ डायमेंशन तक लिमिटेड दिखाया गया है। तो इस लॉजिक से नेल्जियंस पोटेंशियल एलियन एक्स से भी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन वो ओमनिट्रिक्स का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी आती है सीजन 4 के पहले एपिसोड परफेक्ट डे से। अगर तुम लोगों ने ये एपिसोड देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि इसमें कैसे बेन का एक पूरा दिन लाइक उसका परफेक्ट डे बन जाता है। उसमें उसके हिसाब से सारी चीजें हो रही होती हैं। ग्वेन एंड ग्रैंडपा बेन की सारी बातें मान रहे होते हैं। इवन बेन पिज्जा एंड प्ले में भी जाता है और वहाँ लॉटरी के टिकट जीतता है। रास्ते में उसे स्पेस वॉर्स सुमो स्लैमर्स के 1 साल बाद आने वाले गेम का सीडी मिल जाता है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि अभी तुम घर से निकलो और एक काला कौवा तुम्हारे सर पर GTA 6 की पेन ड्राइव देखकर मारे। ओवरऑल देखा जाए तो बेन की जिंदगी का वो सबसे बेहतरीन दिन बीत रहा होता है। इधर वो अपने वैन रस्ट बकेट के पास में आकर गेम भी खेलना शुरू करता है कि तभी वहाँ एक और ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन आते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि ये सारी चीजें विलगैक्स का किया धरा था। पर फिर बेन विलगैक्स से फाइट करके उसे नल वॉइड में फेंक देता है, जिसके बाद वहाँ पर प्रेजेंट लेफ्टिनेंट स्टीव कहता है कि इन दो बहरूपियों ग्रैंडपा और ग्वेन को भी नल वॉइड में भेज दो। लेकिन तभी ग्वेन कहती है कि मुझे पहले ही पता था ये बुद्धू हमें भी नल वॉइड में फेंक देगा। इसने ये जरा सा भी गौर नहीं किया कि विलगैक्स नल वॉइड में जाने से पहले इसकी ओमनिट्रिक छीनने की कोशिश करेगा। जिसके बाद हमारे बेन के दिमाग की बत्ती जलती है और रिवील होता है और पता चलता है कि ये परफेक्ट डे एक्चुअली में बेन का एक इल्यूजन है जिसे फॉरएवर नाइट्स ने रचा होता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि फॉरएवर नाइट्स उन तीनों को ही पकड़कर बेन के सबसे बुरे ड्रीम यानी कि स्कूल लाइफ में भेज देते हैं ताकि वो वहीं उलझा रहे और इधर इनॉक बेन की कलाई से उसकी वॉच निकाल सके। पर हर बार की तरह ग्रैंडपा को इन सब के बारे में पता होता है और वो बेन के ड्रीम के अंदर ही उसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, जो कि एक्चुअली में बेन का लॉकर ही होता है। लेकिन वहाँ फिर से इनॉक अपने साथियों के साथ आ जाता है और उन तीनों को ही पकड़ लेता है। बेचारा बेन कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसका वॉच हर बार डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन जब मैटर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तभी बेन को गुस्से में याद आता है कि अगर ये सारी ड्रीम उसके दिमाग में चल रही हैं तो इस ड्रीम में भी वही होगा जो कि वो चाहेगा। जिसके बाद बेन खुद को ग्रैंडपा एंड ग्वेन के साथ अल्ट्रा वर्जन में चेंज हो जाता है और इनॉक को उसी के ड्रीम में कैद करके बाहर निकल आता है। जिसके बाद हो जाती है हैप्पी एंडिंग। पर गया सच में, अगर तुमने ये एपिसोड ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें पता चल गया होगा कि इनॉक और फॉरएवर नाइट्स मैनिपुलेशन और इल्यूजन में कितने माहिर होते हैं। लेकिन वो लास्ट में बस बेन के गुस्सा और दिमाग की शक्ति से हार जाते हैं। कई फैंस का ये कहना है कि एक्चुअली में बेन सीजन 4 का स्टार्टिंग से ही जो भी चीजें देख रहा है वो उसका बस इल्यूजन वाला सपना है। एक्चुअली में इनॉक अपने मेन पावर्स का यूज करके बेन से उसका वॉच ले लेता है और उसे बस एक लंबे सपने में छोड़ देता है। वेल यारो, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? कौन सी थ्योरी तुम्हें सबसे ज्यादा डार्क लगी? कमेंट्स में जरूर बताना।
और अगर तुम्हारे दिमाग में भी इन थ्योरीज के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो तो वो भी बताना मत भूलना। अगर तुम्हें कार्टून्स के बारे में और भी डार्क और हॉरर चीजों को देखना हो तो तुम्हारे लिए ये 2 स्पेशल वीडियोस। इस पूरी वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।